अब हम ईवीएम की अग्नि परीक्षा का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। चुनाव के नतीजे आने के बाद एक बार को यह लगा कि अब लोग ईवीएम पर शक नहीं करेंगे, सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन इलॉन मस्क के एक सोशल मीडिया के पोस्ट के बाद अब फिर से भारत में ईवीएम के हैक होने की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। मशहूर उद्योगपति इलॉन मस्क ने कहा है कि ईवीएम के हैक होने का खतरा बहुत बड़ा है और इसलिए ईवीएम को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि दुनिया में कुछ भी हैक हो सकता है, दुनिया की कोई भी मशीन हैक हो सकती है और इसलिए अमेरिका से ईवीएम को समाप्त कर देना चाहिए। इलॉन मस्क ने यह टिप्पणी रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक बयान पर की, जो अमेरिका में इस साल होने वाले राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं। रॉबर्ट एफ कैनेडी का कहना है कि अमेरिका के प्योर्टो रिको में हुई प्राइमरी चुनावों के लिए ईवीएम से वोटिंग कराई गई थी, जिसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई और इसीलिए उन्हें ऐसा लगता है कि अब चुनाव ईवीएम से नहीं बल्कि बैलेट पेपर से होना चाहिए। और उन्होंने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही हैं और इस बार का चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। और इसी बयान पर इलॉन मस्क ने लिखा कि ईवीएम को अब खत्म कर देना चाहिए। लेकिन भारत की राजनीति इतनी विचित्र है कि हमारे देश में इलॉन मस्क के इस बयान को आधार बनाकर ईवीएम का विरोध हो रहा है और इस मामले को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे इलॉन मस्क ने यह कहा हो कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम्स भी हैक हो सकती हैं और इन्हें बंद कर देना चाहिए। जबकि सच यह है कि भारत और अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम्स में जमीन आसमान का अंतर है। तो इसमें दो बातें हैं। ईवीएम पर तो एक अलग बहस हमारे देश में चली रही है, लेकिन हम विदेशी लोगों की राय को कितना महत्व देते हैं आप ये देखिए। इलॉन मस्क अमेरिका में बैठकर एक टिप्पणी करते हैं और हमारे देश के लोग उसे हाथों हाथ उठा लेते हैं और ऐसा समझते हैं कि अब तो इलॉन मस्क ने भी सर्टिफिकेट दे दिया और इलॉन मस्क ने भी कह दिया कि ईवीएम हैक हो सकती हैं। इसका मतलब ये एक सच्चाई हो गई और अब भारत को भी ईवीएम बंद कर देनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इलॉन मस्क ने ऐसा कह दिया। यानी हमारे देश में इलॉन मस्क के किसी भी बयान का महत्व देखिए आप, जबकि हमने अपने चुनाव करवाए हैं, हमने अपनी सरकार चुनी है, हमें क्या नीतियां बनानी है, क्या फैसले करने हैं, वो हमारी सरकार करेगी क्योंकि हम चुनाव में अपनी सरकार को चुनते हैं। लेकिन ये फैसले भी हम इलॉन मस्क से करवा रहे हैं। मोदी सरकार में आईटी मंत्री रहे राजीव चंद्रशेखर ने इलॉन मस्क को जवाब देते हुए लिखा कि इलॉन मस्क जो कह रहे हैं वो बात अमेरिका या ऐसे देशों के लिए तो लागू हो सकती है जहां ऐसी ईवीएम्स इस्तेमाल होती हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, लेकिन भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम उनसे अलग हैं क्योंकि इनमें ना तो कोई कनेक्टिविटी का फीचर है, ना ब्लूटूथ है, ना वाईफाई है और ना ही ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। लेकिन इसके बावजूद हमारे देश के विपक्षी नेताओं ने इलॉन मस्क की इस टिप्पणी को भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम से जोड़ दिया और ये भी कहना शुरू कर दिया कि अगर इलॉन मस्क ईवीएम्स को असुरक्षित बता रहे हैं तो ईवीएम्स सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि अगर इलॉन मस्क जैसे व्यक्ति ने कह दिया तो इसका मतलब हमारी ईवीएम्स खराब है। राहुल गांधी ने ईवीएम को एक ऐसा ब्लैक बॉक्स बताया जिनकी जांच की इजाजत किसी को नहीं, जबकि कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव और बाकी विपक्षी दल और उनके नेता भी अब यही बात कर रहे हैं कि जब इलॉन मस्क ने कह दिया कि ईवीएम हैक हो सकती है तो हमारा चुनाव आयोग और सरकार इस बात को क्यों नहीं मानते। लेकिन ये विपक्षी नेता आपको ये नहीं बता रहे कि इलॉन मस्क ने जिन ईवीएम्स को असुरक्षित बताया है वो ईवीएम्स अमेरिका की हैं, जहां वोटिंग मशीन्स इंटरनेट से कनेक्टेड होती हैं, जबकि भारत में ऐसी ईवीएम्स हैं ही नहीं। बड़ी बात यह है कि भारत के लोग इलॉन मस्क के इस बयान को हमारे देश की ईवीएम से जोड़कर देखें। इसके लिए ये विपक्षी नेता इसके साथ में मुंबई की एक खबर को भी लगातार पोस्ट कर रहे हैं जो एक अखबार ने प्रकाशित की। इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि नॉर्थ वेस्ट मुंबई की लोकसभा सीट पर मतगणना के दिन ईवीएम में छेड़छाड़ की गई और मोबाइल फोन पर आए एक ओटीपी से ईवीएम को अनलॉक किया गया। यह वही लोकसभा सीट है जहां से उद्धव ठाकरे की पार्टी के उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर एकनाथ शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र वायकर से सिर्फ 48 वोटों से चुनाव हारे हैं। यानी दोनों के बीच में सिर्फ 48 वोटों का अंतर है। और इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि इस हार का कारण ईवीएम में हुई गड़बड़ी है, जबकि चुनाव आयोग ने इन आरोपों को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि जब ईवीएम में कोई सर्वर है ही नहीं, कोई इंटरनेट है ही नहीं, तो फिर ईवीएम ओटीपी से कैसे अनलॉक हो सकती है।
और इस अखबार ने अपनी रिपोर्ट में यह झूठ कहा और अब इसी झूठ को विपक्ष के तमाम बड़े नेता इलॉन मस्क के बयान के साथ मिलाकर वायरल कर रहे हैं। और ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे इलॉन मस्क ने मुंबई की इस घटना को लेकर कहा कि ईवीएम सुरक्षित नहीं है, जबकि सच्चाई यह है कि मुंबई को लेकर जो खबर इस अखबार ने छापी वो खबर गलत थी, जिसके लिए चुनाव आयोग ने इस अखबार को एक नोटिस जारी किया और उसके बाद अखबार ने भी अब इस गलत खबर के लिए माफी मांग ली है। और दिलचस्प बात यह है कि इस अखबार ने ईवीएम में गड़बड़ी पर गलत जानकारी वाला लेख तो इतना बड़ा छापा, बड़ी बड़ी हेडलाइन के साथ, लेकिन जब स्पष्टीकरण देने की बारी आई तो वो इतने छोटे से कॉलम में प्रकाशित किया गया कि शायद किसी की नजर भी ना पड़े। इस स्पष्टीकरण के बावजूद आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि 4 जून को नतीजों के दिन मुंबई में क्या हुआ था, और अगर ओटीपी से ईवीएम अनलॉक नहीं हुई तो फिर ये ओटीपी था किसके लिए। इस मामले में पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसके मुताबिक ये जानकारी सही है कि उस दिन काउंटिंग सेंटर पर एक व्यक्ति मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था, जबकि मतगणना केंद्र के अंदर किसी भी एजेंट को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होती। तो बड़ी बात एक ये है, काउंटिंग सेंटर में एक एजेंट ऐसा कैसे हो सकता है कि वो मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा है, ये गैर कानूनी है। पुलिस ने जब इस काउंटिंग सेंटर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की तो पता चला कि मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एकनाथ शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार रविंद्र वायकर का एक रिश्तेदार था जिसका नाम है मंगेश। मंगेश ने दिनेश नाम के एक मतदान कर्मी से उसका मोबाइल फोन मांगकर अपने कुछ लोगों को फोन किया, जबकि यह मोबाइल फोन असल में मतगणना की प्रक्रिया का हिस्सा था। चुनावों में वोटों की गिनती के लिए जिस एंकर सिस्टम पर काम होता है उस सिस्टम को चलाने के लिए ओटीपी उसमें फीड किया जाता है और इसी ओटीपी के लिए इस मोबाइल फोन को अंदर लाने की इजाजत दी जाती है, सिर्फ एक फोन को, क्योंकि उसके अंदर ओटीपी फीड किया हुआ है। लेकिन जो चुनाव आयोग के कर्मचारी हैं उसने ये मोबाइल फोन चुनाव जीतने वाले उम्मीदवार के रिश्तेदार को दे दिया एक फोन करने के लिए, जिसके बाद चुनाव आयोग ने आरोपी मतदान कर्मी को निलंबित कर दिया है और अब पुलिस भी इस मामले में उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, क्योंकि यह गैर कानूनी बात है। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी और मुंबई की सीट से चुनाव हारने वाले अमोल कीर्तिकर का कहना है कि उस दिन ईवीएम से हुई वोटों की गिनती में वो 1 वोट से आगे थे, यानी वो 1 वोट से चुनाव जीत गए थे, जबकि पोस्टल बैलेट के वोटों को मिलाकर एकनाथ शिंदे की पार्टी 49 वोटों से आगे थी। लेकिन इस दौरान पोस्टल बैलेट के 110 वोट रद्द कर दिए गए और जब उन्हें दोबारा से गिना गया तब भी इन वोटों को इनवैलिड ही माना गया, जिसकी वजह से अमोल कीर्तिकर सिर्फ 48 वोटों से हार गए और उनका कहना है कि उनकी यह हार ईवीएम में हुई धांधली की वजह से हुई है। जबकि चुनाव आयोग कहता है कि ईवीएम में गड़बड़ी संभव ही नहीं है और ईवीएम का ओटीपी से कोई लेना देना नहीं, और यह बात अब इस मुद्दे पर खबर छापने वाले अखबार ने भी मान ली है। लेकिन सोचिए, हमारे देश के विपक्षी नेता जिस तरह से इस गलत खबर के साथ इलॉन मस्क का बयान लोगों के बीच फैला रहे हैं, उससे तो यही लगता है कि इलॉन मस्क ने मुंबई की इसी घटना पर ईवीएम के हैक होने की बात कही है, जबकि ये बिल्कुल गलत है। सच्चाई यह है कि हमारे देश में इस तरह की गलत और भ्रामक खबरों पर लोग आसानी से विश्वास कर लेते हैं और इसीलिए भारत में राजनीतिक पार्टियां संविधान और लोकतंत्र को खतरे में बताकर चुनाव जीत जाती हैं और ईवीएम को खतरे में बताकर लोगों को भ्रमित किया जाता है। और आज भी बिल्कुल यही हुआ, जबकि आंकड़े बताते हैं कि 2004 से 2024 के बीच देश में 157 लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए, जिनमें 50 से ज्यादा चुनावों में सरकारें बदली और इनमें भी कई चुनावों में बीजेपी चुनाव हारी है। लेकिन इसके बावजूद ईवीएम पर बार बार हर बार सवाल खड़े किए जाते हैं। ईवीएम पे कोई ओटीपी नहीं आता है, ईवीएम का ओटीपी होता ही नहीं है। ईवीएम स्टैंड अलोन है। जो हमारे यहाँ एनकोर के लिए, एनकोर एक ऑनलाइन सिस्टम है जहां डेटा कंपाइलेशन होता है। हर चीज जो इलेक्शन में होती है वो एनकोर पे हम अपलोड करते हैं, तो जो काउंटिंग का डेटा है उसके लिए भी वो यूज करते हैं। तो ईवीएम हैक नहीं हो सकता। ईवीएम स्टैंड अलोन डिवाइस है। ईवीएम कम्युनिकेबल भी नहीं है। ईवीएम को कोई कनेक्टिविटी, एक्सटर्नल कनेक्टिविटी, वायर्ड या वायरलेस कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है। महाविकास आघाड़ी की जीत हो गई, उधर ईवीएम मशीन सही है, और जब हार हो गई तो ईवीएम मशीन के ऊपर ऑब्जेक्शन लेना, ये तो कौन सी हरकत है।
हमारे ईवीएम्स का में कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई वाईफाई, इंटरनेट, ईथरनेट का कोई प्रावधान नहीं होता है और उस देयरफॉर हमारे ईवीएम में अंदर घुसने के लिए कोई ट्रैपडोर नहीं मौजूद होता। तो बाहर से हैक करने का जो प्रावधान यूएस के और वेस्टर्न यूरोप के ईवीएम्स में होते हैं, हमारे ईवीएम में नहीं है। ईवीएम में एक नहीं अनेक बार ऐसी घटनाएं हुई कि बटन किसी दूसरी पार्टी का दबाया जा रहा है और वोट कमल को जा रहा है। क्या यह चिंता का विषय नहीं होना चाहिए? आप बताइए, ओटीपी का कैसे, उसके पास कैसे, जो कैंडिडेट है उसका साला था शायद, उसके मोबाइल पे कैसे जा रहा है? तो 48 वोट से उसको जीता हुआ आपने घोषित कर दिया। शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट जो पहले जीत रहे थे उनको हरा दिया। ईवीएम पर अब कोई ना कोई सख्त फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय को और चुनाव आयोग को लेना चाहिए। जब कोई भारतवासी पूछता था सवाल तब तो ये मंत्री चुप हो जाते थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। अब एक विदेशी ने पूछ लिया तो सब जवाब दे रहे हैं। क्यों? भारत का चुनाव है, भारतवासियों के मन में अगर कोई संशय है तो उसमें जवाब नहीं दोगे, विदेशी को जवाब दोगे। वाह, क्या गुलामी है। इलेक्शन कमीशन यानी कौन? बीजेपी की एक्सटेंडेड ब्रांच। अब ये फोन उनको विजय घोषित किया वाइकर को, टोटली इलीगल। वो हरा हुआ आदमी है, अब वो फोन जब्त किया है हमारे दबाव के बाद। आज जो बड़ा सवाल है वो सिर्फ ईवीएम को लेकर ही नहीं है, बल्कि आज यहां सवाल इलॉन मस्क और दुनिया की दूसरी बड़ी टेक कंपनियों को लेकर भी है, जिनके पास आज असीमित शक्तियां आ चुकी हैं। और इस असीमित शक्ति का कई बार ये बड़ी बड़ी टेक कंपनियां फायदा भी उठाती हैं। और ये बड़ी बड़ी जो टेक कंपनियां हैं ये असल में कई देशों की सरकारों से भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुकी है। देखिए, व्हाट्सएप के दुनिया भर में 278 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 53 करोड़ 58 लाख यूजर्स भारत में हैं। इसी तरह फेसबुक के दुनिया में 306 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 38 करोड़ यूजर्स अकेले भारत में हैं। यूट्यूब के दुनिया में 250 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 46 करोड़ भारत में हैं। और एक्स के, जो पहले ट्विटर था, उसके दुनिया में 61 करोड़ यूजर्स हैं, जिनमें से 1 करोड़ 80 लाख भारत में। और करोड़ों यूजर्स की ताकत का ही ये कंपनियां फायदा उठाती हैं। और सोशल मीडिया की आभासी दुनिया में इन टेक कंपनियों के अपने कानून चलते हैं। देश के कानून नहीं चलते, बल्कि अपने कानून इनके चलते हैं। और भारत जैसे देशों में इन कंपनियों की टिप्पणियों को किसी भी चीज की स्वीकृति का सर्टिफिकेट मान लिया जाता है। और आज इलॉन मस्क के बयान को लेकर भी यही हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि इलॉन मस्क जैसे उद्योगपति परिस्थितियों के हिसाब से अपने बयान, अपना पक्ष बदलते रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ड्राइवरलेस कार का कॉन्सेप्ट लाई और इस कॉन्सेप्ट को लेकर यह बातें कही गई कि दुनिया में अगर कार इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलेंगी तो कोई भी दुश्मन देश या कोई भी और दूसरी पार्टी इन कारों को हैक कर सकती है और वहां इससे उस देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, यह कहा गया। लेकिन तब इलॉन मस्क ने इन खतरों को गलत बताया और कहा कि उनकी कारें बिल्कुल सुरक्षित हैं, जबकि दुनिया में उनकी कई ड्राइवरलेस कारें दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी हैं और इन कारों में हैक होने का खतरा भी सामने आया है। तो आज इलॉन मस्क से हम ये कहना चाहेंगे कि उन्होंने ये तो बड़ी आसानी से कह दिया कि ईवीएम हैक हो सकती हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि ईवीएम्स को बंद कर देना चाहिए और वो ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई भी मशीन हैक हो सकती है। लेकिन क्या वो ये बात मानेंगे कि उनकी जो ड्राइवरलेस कार है वो भी हैक हो सकती है? आज किसी को इलॉन मस्क से ये सवाल भी करना चाहिए, उनकी ड्राइवरलेस कार का क्या हुआ? क्या वो हैक नहीं हो सकती? और बड़ी बात यह है कि ये सारी जो टेक कंपनियां हैं, ये सारे जो बड़े बड़े ऐप्स जिनके नाम मैंने आपको बताए, ये सारे जो कंपनियां हैं अब किसी भी देश के चुनाव में दखल दे सकती हैं, किसी भी देश के चुनावों को प्रभावित कर सकती हैं, क्योंकि उस देश की जो आम जनता है वो इन ऐप्स का इस्तेमाल करती है और ये ऐप्स और ये कंपनियां उस देश के राजनीतिक फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं, उस देश की कल्चर को, संस्कृति को प्रभावित कर सकते हैं, उस देश के परिवारों को प्रभावित कर सकते हैं, उस देश के सोचने समझने के जो तरीके हैं उन्हें बदल सकते हैं, उस समाज को बदल सकते हैं, उस समाज की सोच को वो बदल सकते हैं। ये चाहे तो आज कुछ भी कर सकते हैं और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि इनकी जो ताकत है ये बड़ी बड़ी सरकारों से भी कहीं ज्यादा की ताकत है, जिसका ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और भारत जैसा जो बाजार है, जो बहुत बड़ा बाजार है, उस बाजार पर ये बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं ये
अपना जो होल्ड है उसे मजबूत करना चाहती हैं। और इसीलिए आपने आरोप भी सुने होंगे कि हमारे चुनावों में विदेशी हाथ जो हैं वो बहुत सक्रिय रहे हैं, वो हमारे चुनावों को प्रभावित करते हैं, हमारे वोटर किस तरह से सोचेंगे उन्हें प्रभावित करते हैं। और इस बार भी ऐसी रिपोर्ट आई थी कि इस बार जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसे भी कुछ बाहरी शक्तियों ने प्रभावित किया है। और प्रभावित वो करते कैसे हैं? इंटरनेट के जरिए, इन्हीं टेक कंपनियों के जरिए जो आपके मोबाइल फोन में आप तक पहुंचते हैं और आपके मोबाइल फोन से सीधे आपके दिमाग में और आपके दिल में उतर जाते हैं। और फिर आप उसी कंटेंट को बार बार देखते देखते धीरे 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 अपने विचारों को बदलने लगते हैं। और फिर आप वही करते हैं जो ये कंपनियां आपसे करने को कहती हैं। और एक और बड़ी बात यह है कि ये कंपनियां आपको एक एडिक्शन देती हैं, यानी आप उन ऐप्स के बिना अब रह नहीं सकते। आप इंस्टाग्राम के बिना, व्हाट्सएप के बिना, यूट्यूब के बिना या फेसबुक के बिना आप रह नहीं पाएंगे। और ये सब चीजें आपको मुफ्त में दी जा रही हैं ताकि आपको इनकी एक आदत लग जाए, ऐसी आदत लग जाए कि आप इनके बिना ना रह पाएं। और फिर धीरे धीरे ये आपके सोचने समझने की शक्ति को अपने पास, अपनी मुट्ठी में बंद कर लेंगे। वरना जो इन्हें चलाने वाली जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं वो सिर्फ उद्योगपति हैं, वो सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचते हैं, वो अपने व्यवसाय के बारे में सोचते हैं। इसीलिए उनकी राय बार बार बदलती रहती है। और आपने नोट किया होगा कि इलॉन मस्क ने कभी भी चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा। वो दुनिया भर के बारे में अलग अलग टिप्पणी करते रहते हैं, भारत के बारे में भी कर देते हैं, लेकिन चीन के बारे में वो कभी कोई टिप्पणी नहीं करते, क्योंकि चीन उनके लिए एक बहुत बड़ा बाजार है।